नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की, जहां पर क्या बेलगाम हो चुका है। रूस कीव को बहुत जल्दी अपने कब्जे में लेने वाला है। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। बाइडेन सिर्फ तल्ख शब्दों का प्रयोग करने में जुटे हैं। पुतिन को प्योर ठग और कातिल तानाशाह तक बताया जा रहा है। हर कोई यूक्रेन की मदद की बात तो कह रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यूक्रेन अकेला ही जंगी मैदान में डटा है। कीव का किला कब तक बचेगा ये कह पाना मुश्किल है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों में रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है। हर शहर से धमाकों की गूंज और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। तभी तो हम भी कह रहे हैं कि बेलगाम रूस के आगे कब तक बचेगा कीव। जंग के 24वें दिन कौन बर्बाद हुआ और कौन आबाद। रूस रुकेगा नहीं, यूक्रेन हार मानेगा नहीं, तो क्या यूं ही यूक्रेन खंडहर बनता रहेगा और कीव वीरान होता रहेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध आखिर कैसे बन गया है महायुद्ध। तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पूछेंगे अपने पैनल में मौजूद तमाम मेहमानों से सवाल, क्या पर्दे के पीछे भी बड़ी जंग इस वक्त चल रही है। सवाल भाई कि बेलगाम रूस कब तक बचेगा कीव, जिसकी लगातार बचाने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। लेकिन कीव रिहायशी इमारतें जहां ध्वस्त हो रही हैं। हम 6 तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं इस बहस की। लवीव एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस अब आमने सामने हो गए हैं। यानी अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि अब तक नाटो फोर्सेज या अमेरिकी फोर्सेज यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतरी हैं। पुतिन को हत्यारा तानाशाह यानी वॉर क्रिमिनल बता रहे हैं जो बाइडेन, जिस पर रूस ने भी सख्त ऐतराज जताया है। कीव में घायलों से मिल रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और रूस पर भी पलटवार हो रहे हैं। अब यूक्रेन की तरफ से रूस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन करीब करीब तबाही के दिनों में लौट जा चुका है। यूक्रेन जिस तरह से देश हुआ करता था, अब बहुत बुरी स्थिति हालात में जा चुका है। मेरे साथ कई सारे मेहमान इस वक्त, खास मेहमान इन तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं और शायद आज हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के ये हालात क्या इशारा कर रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी कर्नल शैलेंद्र बहुत स्वागत है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत शाह साहब। मेरे साथ प्रमोद पाहवा साहब विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद पाहवा साहब, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस लड़ाई के बाद, इस युद्ध के बाद, जिसके बारे में तमाम एक्सपर्ट्स, हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट से मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन शुरुआत में सभी एक्सपर्ट से बात कयास लगा रहे थे कि बहुत ज्यादा 3 से 4 दिन की बात है। आज 24वां दिन हो चुका है। यानी 24वें दिन तक अगर एक महाशक्ति और एक छोटे देश के बीच में युद्ध चलता है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, तो संकेत इस बात के भी जाते हैं कि महाशक्ति शायद अपने आपे से बाहर हो जाए और फिर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़े। लेकिन क्योंकि आप विदेश मामलों को समझते हैं, किस तरफ जाता देख रहे हैं इस युद्ध को और वर्ल्ड ऑर्डर को? ऐसा कुछ नहीं है कि महाशक्ति उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती या उसको जीत नहीं सकती। वास्तविकता यह है कि वो जीतना भी नहीं चाहते। वो खुद नहीं चाहते कि इसका बहुत जल्दी कोई सॉल्यूशन निकले, जब तक उनका अपना जो टारगेट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का या ग्रेटर यूरेशिया को रीसेट करने का, इसका अंत मैंने पहले भी आपसे और आपके चैनल पर कई बार कहा है कि इसका अंत कहीं ना कहीं आर्थिक साम्राज्य को स्थापित करना या अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करना है, और वही उनका टारगेट है। दूसरी बात बार बार उठती है कि कीव को क्यों नहीं अभी तक कब्जे में कर पाए। रूस चाहता ही नहीं है कि वो कीव को कब्जे में कर पाए, ना वो ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की को वहां से रिजाइन करना पड़े या जाना पड़े, क्योंकि उसका मानना ये है कि जो भी समझौता होगा, रूस की अपनी 5 डिमांड्स थी और आउट ऑफ 5 डिमांड्स उसमें से 3 तो मोटी मोटी उसने मान ली है ज़ेलेंस्की ने। वो न्यूट्रल भी होना चाह रहा है, वो नॉन नाटो भी होना चाह रहा है, लेकिन वो चाहते हैं, पुतिन चाहते हैं कि जो भी समझौता हो उस समझौते के बीच में ज़ेलेंस्की के ही सिग्नेचर हो
जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड कभी आने वाले समय में डिनाई ना कर सके। इससे पहले भी आप देखें कि जितने भी मध्य एशिया के खिलजी ममालिक हैं या अरब कंट्रीज हैं, वो सब रूस की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान वो रूस की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको युवान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वही उनका टारगेट है और उसी टारगेट को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये युद्ध है, अल्टीमेटली एक मिलिट्री ऑपरेशन है। उसको ग्रे एरिया बना दिया गया और हमेशा महाशक्तियां ऐसा ही करती हैं, आमने सामने कभी युद्ध नहीं करती। किसी भी एक कमजोर देश को ग्रे एरिया बनाकर वहां अपनी अपनी ताकत दिखाती हैं। कुछ सूत्र ये भी बता रहे थे कि 30,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भाड़े के सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से ऐसी कोई शांति होने वाली होगी, जब तक कोई एक पक्ष पूरी तरह, और एक पक्ष में एक तरफ रूस और चीन का गठबंधन है तो दूसरी तरफ नाटो और अमेरिका का गठबंधन है। जब तक दोनों में से एक पक्ष घुटने पर नहीं आएगा तब तक शायद इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। और इन सब के बीच में हमें तुर्की को भी याद रखना चाहिए, उसका भी अपने कहीं ना कहीं जो भी वो कर रहा है, चाहे पर्दे के पीछे कर रहा है, उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। हम लोग यूक्रेन और रूस के ऊपर डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है, आपका अपना निर्णय है, लेकिन हमें भारत के प्रोस्पेक्टिव में भी इस युद्ध को देखना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ठीक है, भारत के पर्सपेक्टिव में भी इसको देखना चाहिए। मैं और डिफेंस एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दे दी है। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी, रूस नहीं माना तो उसे भारी नुकसान होगा। तो क्या अब ज़ेलेंस्की हमले करेंगे रूस के शहरों पर? अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारी अखंडता बहाल करने का वक्त है। यूक्रेन की शांति और सुरक्षा के लिए बातचीत जरूरी है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 24वां दिन है, यानी रूस को भारी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। क्या अब ज़ेलेंस्की भी वही करेंगे जो रूस करता आ रहा है? लीव तबाह हो गया, सुमी तबाह हो गया, खार्किव तबाह हो गया, चेरनीहिव तबाह हो गया। ये तमाम सारे शहर, और कीव की जो हालत है वो किसी खंडहर से ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कीव बचा है। कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, कई सारी बातें मेरे सामने प्रमोद पाहवा साहब ने रखी, लेकिन अभी मैं उन बातों पर अभी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे वो पॉइंट निकलते आएंगे। मेरा, क्योंकि आप आर्मी स्ट्रेटेजी और इन तमाम चीजों को बहुत पहले तरीके से समझते हैं, क्या ये एक ऐसा युद्ध है जिसे जानबूझकर जीता नहीं जा रहा है? कर्नल शैलेंद्र, मैं पावर सर की अटेंशन के लिए लाऊंगा ये बात, युद्ध हो या मिलिट्री ऑपरेशन हो, लॉस तो ह्यूमैनिटी का ही है, नाम हम कुछ भी दे लें। युद्ध हम इसलिए बोल लेते हैं कि चलिए ये डिक्लेयर्ड है। अगर पुतिन साहब ने बोल दिया ये मिलिट्री ऑपरेशन है, दैट एक्चुअली डजंट मीन कि वो सिर्फ एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। कारगिल वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स वर मिलिट्री ऑपरेशन, ये हम मान सकते हैं क्योंकि दे वर वेरी लिमिटेड। लेकिन पावा सर, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, आपको डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि लड़ाई हो या ना हो, लड़ाई तो हो ही रही है, वन वे हो रही है, बोथ वेज हो रही है। जहां तक सवाल है कि अब अगर यूक्रेन अटैक करेगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन कभी भी मॉस्को पहुंच पाएगा। एक कोई फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो एक अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि उसके जहाज जिस तरीके का एयर डिफेंस रशिया के पास है वो उसको आसानी से भेज पाएगा। कुछ एक मिसाइल्स के लिए वो जरूर ट्राई कर सकता है, और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि चलिए जी मैं आपकी डिमांड्स मानने को तैयार हूं, बात करने को तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ आप वो 56 इंच का सीना भी दिखा रहे हैं कि जी मैं तो अटैक भी करने के लिए तैयार हूं। दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो अपने सैनिकों के लिए भी है कि आप उनका मोराल हाई रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जो डटे हुए हैं, कीव को नहीं छोड़ रहे। मैं एग्री करूंगा प्रमोद जी से कि यस, कीव को कब्जा ना करना या करना इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ रशिया। रशिया चाहे कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रशिया इस समय यूक्रेन और पूरी दुनिया का वो लड़ने की जो उनमें जज्बा है वो उसे तोड़ना चाहता है, क्योंकि जो रूस यहां करेगा वो बाकी देश देखेंगे।
कि भाई कल अगर हमारा रशिया के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो जी। उसे जल्दी रिजॉल्व कर लें, उसको मिलिट्री ऑपरेशन Right, युद्ध sir, के तौर right. पर नहीं जीत पाए। I agree with your point, कर्नल शैलेंद्र, I agree with your point. प्लीज और एलोबरेट करें आप। एकदम सही, मुझे लग रहा है आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं इस जगह। देखिए, साथ ही साथ जरूरी क्या है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि इकोनॉमिक वॉरफेयर इज बिहाइंड द कर्टन का बेसिक एजेंडा। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, चाहे वो रशिया ले लीजिए, चाहे आप यूएसए ले लीजिए। ये जो ठग बोला है ना उन्होंने, अब वो एक ठग दूसरे को ठग बोले, क्या बड़ी बात है। जी। ठग तो एक्चुअली सबको पता है कि कौन ठग रहा है पूरी दुनिया में। अब अनफॉर्चुनेट जी। वो ठग दूसरों को ठग, अरे भाई तुम्हारे तो आपके आगे ठगी लगी हुई है, आप पूरी दुनिया को ठगने के चक्कर में हो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। आप सिर्फ चाइना के आगे कुछ नहीं बोल पाते हो, क्यों? क्योंकि वहां आपका काफी सारा ट्रेड इम्बैलेंस है। जी। सो हो क्या रहा है कि रशिया चाहेगा कि यस, अगर आपने मुझे ठग भी बोलना है तो मैं आपसे बड़ा वाला ठग होना चाहिए, मैं कम वाला नहीं होना चाहिए। अगर ठगना ही है तो अब ये वाला जो एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, ये कोल्ड वॉर इकोनॉमिक फ्रंट पर बेसिकली स्टार्ट होगा। और ये अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉकिज्म, वॉरसॉ, ये वो सब चीजें बीच में आएंगी, क्योंकि हर कंट्री चाहेगा कि मैं अपना फायदा देखूं। मैं प्रमोद जी से फुल्ली एग्री करता हूं कि हमें भारत का पार्ट जरूर इवेलुएट करना भारत चाहिए, का। देखना चाहिए और सजेस्ट करने चाहिए वेज आउट कि हाउ मैं आऊंगा कर्नल शैलेंद्र सिंह, भारत के पार्ट की भी बात करूंगा, लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर साहब से मैं बात कर लेता हूं, और मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल कोचर, अभी जो बात निकल कर आई, क्या इस पूरी लड़ाई के पीछे यही एक मंशा सबसे बड़ी है कि अगर नाटो रूस के बॉर्डर पर आकर बैठ जाता है तो आगे आने वाले डाउन द लाइन 10 इयर्स, 5 इयर्स, उसके बाद रूस जिस रूप में अपने को देखता था उस रूप में शायद रूस अपने को देख नहीं पाता। तो वक्त रहते रूस ने ये जो कार्रवाई की है, इसमें भले जान माल का और एक देश तबाह हो रहा है, लेकिन मैसेज रूस तब तक पूरी दुनिया को दे देना चाहता है जब तक यह बात स्थापित ना हो जाए कि रूस के साथ आगे ऐसा करने की कोई, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करेगा तो शायद इसी तरीके का ऑफेंसिव सामने आएगा। मेजर जनरल कोचर। राजीव जी, ये आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है। कोई भी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट चाहेगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें। और अगर जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी रूस के पास कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने बायो केमिकल बेसिस वहां पे लगा रहा है, मिलिट्री सपोर्ट आ रहा है, वहां से वेपन्स आ रहे हैं, एम्युनिशन आ रहा है, तो ये सारे एक इंडिकेटर्स थे कि आने वाले वक्त में अगर ये नाटो के साथ हाथ मिला लेता है तो, और अगर उस टाइम पे रूस इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो नाटो कंट्रीज भी उस अटैक में शामिल होती है। तो इसीलिए ये जो टाइमिंग अटैक का है ये इसीलिए चुना गया है। और दूसरा, ये काफी सालों से रूस ने यूनाइटेड स्टेट्स को और यूक्रेन को बोला है कि आप एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लिए कि आप न्यूट्रल रहेंगे और आप इसको नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये कंट्रीज ने साइन करने से या गारंटी देने से इनकार की। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर अभी हमला हुआ है और एक टू फोल्ड इंटरेस्ट है। मेजर जनरल कोचर, मैं जो बाइडेन की भाषा को लेकर आपके सामने रखता हूं बीच में, माफ कीजिएगा, लेकिन जो बाइडेन की भाषा भी पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे कड़ी होती चली गई है। पहले वो छोटी मोटी बात करते रहे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस पर आ गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वॉर क्रिमिनल कह दिया पुतिन को। क्या आप एसेस कर रहे हैं कि अगर और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि 24 दिन की उम्मीद ना मुझे थी और ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, खैर मैं तो अपने को किसी काउंट में लाता नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर ये बढ़ता है, आपको लगता है नाटो बीच में कूद जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नाटो आएगा, बिकॉज अगर आप कोई भी देश के युद्ध की मिलिट्री हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, आप जो इराक का कैंपेन भी अगर पढ़े तो वो भी लंबा चला।
तो हमको ये जो भी मीडिया में आ रहा था कि ये 3 दिन की लड़ाई है, 4 दिन की लड़ाई है, ये हमारे असेसमेंट में नहीं थी। हम जानते थे कि लंबी लड़ाई चलेगी और अभी हमने देख भी लिया है और ये लड़ाई यहाँ पे अभी खत्म होने वाली नहीं, और लंबी चलने वाली। जी। तो इसको जो लोग समझते हैं कि 3 दिन में या 4 दिन में कैंप खत्म हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। बड़ी खबर मैं बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसके बाद मेजर मोहम्मद अली शाह के पास जाऊंगा। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूस ने पलटवार किया। रूस पर पलटवार का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह करने का दावा कर दिया है। इस वक्त एंटी टैंक मिसाइलों के साथ रूस पर अटैक किया। दोनेत्स्क का इलाका, लांस का इलाका जिसे रूस ने आजाद घोषित किया था, यूक्रेनी पैराट्रूपर भी यहां पर लैंड किए और रूसी फौज पर उन्होंने हमला किया है। इसको आर्मी की भाषा में कोई भी टर्म दिया जा सकता है, लेकिन पैराट्रूपर अगर वहां पर उतार कर हमला किया जा रहा है तो यूक्रेन भी ऑफेंसिव हो रहा है, अब बराबर जवाब दे रहा है। दोनेत्स्क इलाका जिसको बहुत पहले अपने हिस्से में ले चुका था रूस। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे टू द पॉइंट अब सवाल पूछूंगा। हम कई सारी बात कर चुके हैं। क्या यूक्रेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कि अगर हमने वक्त रहते अपने डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा तो हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने में केवल एक भीख का कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, हम तबाह होते जाएंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई भी जीते, क्या यह संकेत सभी के लिए नहीं जाता है कि वक्त रहते खुद को मजबूत करना जरूरी है? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है और इससे ये साबित होता है कि जब तक अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होंगे, कोई सामने नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान में भी खतरा मंडरा रहा था। अपने वेस्ट में देख लीजिए, अपने पाकिस्तान, अपने ईस्ट में देख लीजिए, चाइना, और हिंदुस्तान को थ्रेट महसूस हुआ। हिंदुस्तान ने क्या करा? अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करा। S-400 मिसाइल्स जो कि रूस से लिए, हम पे भी सैंक्शंस का खतरा था। आम ये अमेरिका का जो एडवर्सरी जो तुर्की को कर दिए प्रतिबंध, हमारे पे नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारे पे वो लगा भी नहीं पाएंगे। इस पे और की वजह है खास, क्योंकि आज के तारीख में हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है अमेरिका की जितनी अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। आप देख लीजिए, कोरोना वायरस के टाइम पे भी जब हमने 100 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे थे, उस टाइम पे अमेरिका ने जो प्रतिबंधें लगाई थी हमारे पे, उसी दिन खोली थी। देखो, मैं इत्तेफाक बोले या कुछ भी बोले, आप एक बात और देख लीजिए साहब, यूक्रेन ने क्या करा? केवल यूरोपियन यूनियन, नेटो और एक ट्रायंगल है लाटविया, पोलैंड और यूक्रेन का, उन इंटरनेशनल बॉडीज का सहारा लेके अपने आप आत्मनिर्भर नहीं हुए। हम कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम तो उस ओर बढ़ रहे हैं। हम एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। और जी हाँ, आप एक बैंक लोन लेने जाइए साहब, आप बैंक लोन भी आपको तब मिलेगा जब आपके कोई गारंटर होंगे, जब आप दिखाओगे कि आपको सच में लोन की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए, जब आप खुद अपने आत्मनिर्भर नहीं होगे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यूक्रेन एक वो एग्जांपल है कि जब अब एक बहुत मेरे को दुख से कहना पड़ा है, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा है यूक्रेनिज्म। क्या ऐसी कुछ व्हाट्सएप है कि भाई यूक्रेन मतलब क्या? किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपसे वादे करे और आपको मेजर शाह 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको, आप ही के पास आता हूं लौटकर, लेकिन हम रिहायशी इमारतें अब दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से खंडहर बन गई हैं। यहां पर बड़े बड़े पाउंड्स के बॉम्ब्स यहां पर गिराए गए हैं, मिसाइल्स गिरी हुई हैं। कीव और यूक्रेन के आसपास का इलाका किसी मलबे या किसी खंडहर से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा। पूरी इमारतों का एक एक हिस्सा उड़ गया है। कई जगह पूरी इमारतें ही गायब हो गई हैं, सड़कें गायब हो गई हैं। खासतौर पर आर्मी इंस्टॉलेशंस तो यहां पर निशाने पर लिए ही रूस ने यूक्रेन में, जिससे कि उनका आर्मी का बैकअप, उनके रिजर्वायर सारे के सारे तबाह किए जा सके। नागरिक सुविधाएं, सड़कें, अस्पताल, स्कूल सभी कुछ तबाह कर दिए हैं। यानी एक संदेश रूस देने की कोशिश कर रहा है। यह संदेश कुछ ज्यादा ही कड़ा तो नहीं लग रहा है मेजर शाह? जी देखिए, अभी बिल्कुल आपने सही कहा, और वेस्टर्न पावर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो नो फ्लाई जोन वहां पे साबित नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊपर, जो कि पेंटागन के चीफ है लॉयड ऑस्टिन, उनका बयान आया है अभी कुछ टाइम पहले, आपके शो से बिल्कुल कुछ मिनट पहले। और उसके अलावा भी जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है जेन पिसाकी, इन्होंने भी ये बोला है कि हालांकि जो बाइडेन की बात हुई थी कल चाइनीज काउंटर पार्ट से, शी जिनपिंग से, फिर भी उनको खतरा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि चीन फिर भी इतनी वार्निंग के बाद भी रूस की मदद करे। अब आप देख लीजिए साहब, यहाँ पे साबित हो रहा है कि वेस्टर्न पावर्स जो है, जो वादे कर रही थी, जो खुद कह रही थी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो लोग कहाँ हैं? बस वो दिखावे। आप एक और चीज देख लीजिए, आपको ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है ऑनलाइन
वेस्टर्न पावर्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं उनको, और उनका सीना चौड़ा हो रहा है इस बात से। भाई उससे नहीं होता कुछ, उससे लोगों की जानें नहीं बचती, उससे खून खराबा रुकता नहीं है। जी खून खराबा रुकेगा तब जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस तरह के तमाम आगे आगे इस तरह के तमाम एड्रेस से लोगों की जान नहीं बचती, लोगों की जानें जा रही है, और खास तौर पर फ्रंट लाइन पर खड़े उन सैनिकों की जानें तो जा ही रही हैं जो केवल अपने वतन की बात करके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और वहां पर खड़े हुए हैं। प्रमोद पावा साहब, जो कुछ भी अभी हो रहा है यूक्रेन रूस के बीच में, इसमें एक देश तबाह हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है वर्ल्ड ऑर्डर और यूएन की तरफ से, हर देश इस पूरे युद्ध में ये जानते हुए कि एक देश खत्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, अपने नफे नुकसान को देखते हुए रिएक्शन दे रहा है। भारत की क्या स्थिति है? क्योंकि भारत अगर अपना पूरा इतिहास देखे तो रूस ने भारत की कई मौकों पर ऐसी मदद की है जो कि इररिवर्सिबल, या आप समझिए कि उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा इतिहास पड़ा हुआ है। क्या भारत भी नफा नुकसान देखते हुए सारी चीजें तय कर रहा है, और क्या भारत को यह तय करना जरूरी है? प्रमोद पावा साहब। अभी तक हमारे लिए सबसे दुखद बात यह है कि हम कोई भी सीधा सीधा एक रास्ता नहीं पकड़ पाए हैं। हम अभी तक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ तो हम रूस का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जस्टिस भंडारी रूस के विरोध में वहाँ सीजेआई में अपना मत देते हैं, वो एक अलग बात है। और जहाँ तक अभी आपने बताया था कि वहाँ पैराट्रूपर्स उतार दिए हैं, चूंकि रूस के पास कोई मीडिया और सोशल मीडिया की फैसिलिटीज इतनी नहीं है, मीडिया पर आपको मानना होगा कि वेस्टर्न पावर्स की का कब्जा है, तो वो लोग जो बताएंगे हमें वो मानना पड़ेगा। वो खंडर दिखाएं या टूटे मकान दिखाएं, लेकिन जब रूस का वहां के आसमान पर कब्जा है, वहां के ज्यादातर एयर स्ट्रिप तोड़ दिए गए हैं, तो वो पैराट्रूपर्स कैसे उतर गए, ये हमारी समझ से बाहर है। अब आते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव्स पर। इंडिया के लिए ये बहुत सचेत रहने का मौका है, क्योंकि अगर हम रूस से, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि चाइना के विदेश मंत्री आ रहे हैं, वो खुल गई बात, हाँ, तो अगर हम चीन को और रूस को, चीन और रूस को आप अलग होकर मत समझिए, अंदर दोनों ने पूरा गठजोड़ करके ही ये सब युद्ध किया है। और अगर हम चीन और रूस का साथ देते हैं, रूस से पेट्रोल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, तो अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगाएगा और चीन पर प्रतिबंध लगाएगा। इस कंडीशन में हमको अपने आप को बहुत मजबूत और सचेत रखना होगा। खासकर अभी युद्ध सिर्फ बम और बंदूक से नहीं, युद्ध डॉलर और युआन से भी लड़ा जाने वाला है। डॉलर और युआन से भी लड़ा जाने वाला है। मेजर जनरल कोचर, भारत, चीन और रूस, अगर भारत एब्सटेन कर रहा है और चीन और रूस यूएनएससी में वीटो पावर रखते हैं, तो कितना कड़ा एक्शन अब यूएन या अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से भारत को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है, जब भारत तेल भी ले रहा है, भारत, जैसा प्रमोद पावा साहब का कहना है कि भारत अभी बीच के रास्ते पर चल रहा है, क्या भारत के ऊपर इसके रिपरकशंस बुरे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज्यादा रिपरकशंस होंगे। और कल भारत ने एक स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि आप हम पे प्रतिबंध के बारे में आप क्या बात करते हैं कि जब बाकी यूरोपियन कंट्रीज एनर्जी ले रही हैं, अपना गैस ले रही हैं, ऑयल ले रही हैं रशिया से, तो अगर हम ऑयल ले रहे हैं तो उसमें क्या बात है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, हमारा एक कॉमकोसा एग्रीमेंट है, हमारा एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, एक हमारा कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स से। और पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बहुत ही गहरे रिलेशन है। और जैसे कर्नल शैलेंद्र साहब ने भी बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स हमको ज्यादा उसको जरूरत है इंडिया की, और इसीलिए आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगने वाले हैं। S-400 जब इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स से ये रशिया से लिया था और काटसा लगना था हमारे ऊपर, वो काटसा भी नहीं लगाया गया। तो ये सारे जो आपको इंडिकेशन अभी नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत ही क्लियर लाइन ऑफ थिंकिंग आपको देते हैं कि इंडिया के ऊपर जो स्टैंड इंडिया ने लिया है उसके ऊपर इंडिया के कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे।
और इसीलिए इंडिया ये स्टैंड ले रहा है और आने वाले वक्त में लेता रहे। मेजर शाह, मेजर शाह क्या, सॉरी टू डिस्टर्ब यू जी सर, मैं जनरल साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं सर। अमेरिका की भी तो अपनी कोई रेड लाइन होगी, हम कहां तक उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तो वो हम पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। आई एग्री कि उसने अभी काटसा का हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लगा भी तो सकता है। अगर वो चाइना पर प्रतिबंध लगाएगा फाइनेंशियल्स, तो क्या भारत को बिल्कुल छोड़ देगा? क्योंकि अमेरिका ने भारत को इसीलिए साथ दिया था कि हम चाइना को कंटेन कर दें साउथ चाइना सी में। अगर हम वो सब नहीं करते तो क्या अमेरिका ये नहीं मानेगा कि हम उसकी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं? ठीक है, आगे 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 बढ़ेंगे आपके सवालों के साथ। आपने और भी मेहमानों से बात करेंगे, लगातार मेहमान बने हुए हैं। हेडलाइंस ले लेते हैं और हेडलाइंस के बाद लौट कर आते हैं, इस चर्चा को जारी रखते हैं। यूक्रेन में नॉन स्टॉप तबाही, कौन बर्बाद और कौन आबाद के बीच सारी चीज जूझ रही है। सायरन बज रहा है, यानी बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। करीब 70 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई, एक लंबी बातचीत कही जा सकती है। रूसी पक्ष का दावा, यूक्रेन के साथ समझौते के करीब हम पहुंच गए हैं, यानी अब जो बातचीत होना शुरू हुई है। उसके बाद रूसी पक्ष जो दावा कर रहा है कि हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं, ये समझौता किन शर्तों पर हुआ है, किस तरह की विन विन सिचुएशन दोनों के लिए पैदा हुई है, जिस पर ये सारी की सारी बातें पहुंचती दिख रही हैं। मैं अपनी डिबेट पर, चर्चा पर एक बार फिर वापस आ जाता हूं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ में मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद पाहवा साहब विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपके पास अगर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इमैनुअल मैक्रों 70 मिनट तक बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दो राष्ट्राध्यक्ष हैं, 70 मिनट तक अगर बात कर रहे हैं तो केवल चाय पानी की तो बात की नहीं होगी, कहीं ना कहीं दोनों को ही कोई लीड दिख रही होगी, कुछ बातचीत ऐसी होगी जिस पर दोनों का ही रोल दोनों समझ रहे होंगे। क्या आपको लग रहा है कि जैसा रूस का भी कहना है कि हम समझौते के करीब हैं, क्या ये उम्मीद लग रही है अब आपको 24 दिन बाद? देखिए, ईद पे दुनिया कायम है और हर वॉर का एक्चुअली सॉल्यूशन इसी में होता है कि उम्मीद करी जाती है कि बातचीत अकेला अपने आप में सॉल्यूशन है जिससे कि लड़ाई रुक जाती है। जहां तक बात है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट बात करें, मुझे लगता है कि चाहे वो फ्रांस के करें, जर्मनी के करें, चाहे किसी भी कंट्री के करें, इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक एनवायरनमेंट बनता है जहां पर रूस को कन्विंस किया जाए कि यस अल्टीमेटली आप करें। रूस क्या कर रहा है? रूस एक प्रेशर टैक्टिक्स लगाकर चल रहा है कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ अटैक वो बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज्यादा मेरा अटैक की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, उतना ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट सबके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया कुछ करो नहीं तो हम फंस गए। मैं 4 डिमांड मानने को तैयार हूं, 5 डिमांड मानने को। मुझे लगता है कि सिर्फ फ्रांस के बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फ्रांस के प्रेसिडेंट बात करें, इजराइल के प्रेसिडेंट बात करें, टर्की के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि वो जो बड़ा वाला ठग है यूएसए, जब तक वो नहीं इसके बीच में आएगा, मुझे नहीं लगता कि रशिया किसी भी तरह मानेगा। क्योंकि रशिया का अल्टीमेट एम क्या है? ये सिर्फ नहीं है कि चलिए जी ज़ेलेंस्की साहब लिखकर दे दें कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा। बोले नहीं, वो कहते हैं कि नेटो में और भी कोई कंट्री ज्वाइन नहीं करेगा जो उनके बॉर्डर वाला है या अर्स्टवाइल यूएसएसआर वाला है, क्योंकि टेंडेंसी, और क्यों होना चाहिए, राइटली सो। भाई पहले ब्लॉक थे, अब ब्लॉक नहीं है, अब फिर भी नेटो बढ़ाए जा रहे हो। वो नॉर्वे जैसा छोटा कंट्री बोल रहा है कि चलिए जी मैं रशिया के खिलाफ सैंक्शंस करूंगा। क्या सैंक्शंस कर लोगे आप? तो उस सैंक्शन से कोई एक बम कम गिरेगा? नहीं। बट आपने नेटो में ज्वाइन क्यों किया था ये छोटे कंट्रीज ने? अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सीधी सीधी बात, क्योंकि इन सबको मालूम है कि बड़ा बिजनेसमैन यूएसए है और जो वो कर रहा है उससे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, नेपाल, श्रीलंका क्यों चाइना की तरफ देख रहे थे? सीधी बात है कि वो इसलिए देख रहे थे कि भाई चाइना ने इतने करोड़ रुपए डाल दिया, इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान ले लीजिए, सीपेक के नाम पर एक तरीके से चाइना ने पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करा हुआ है। हालांकि वहां की जनता इसको पसंद नहीं कर रही, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने जैसे कहा, बिहाइंड द कर्टन हर वॉर का, हर संधि का, हर दोस्ती का
एक और एकमात्र जो एम है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एफिलिएशन। अपने आप में एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे और बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि सब देख रहे हैं लड़ाई 20 दिन में खत्म हो जाएगी, 25 दिन में, 30 दिन में, अल्टीमेटली खत्म तो होनी है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई की शुरुआत भी इकोनॉमिक मुद्दे से हो रही है। लड़ाई की शुरुआत भी इकोनॉमिक मुद्दे के चारों तरफ हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड अब इफेक्ट कर रहा है इस सब में। लेकिन बड़ी खबर से अभी शुरुआत कर लेता हूं। बड़ी खबर की बात, मिकोलेव में सैन्य अड्डों के पास रूसी रॉकेट गिरे हैं। रूसी रॉकेट के हमले में कई इमारतें भी तबाह कर दी हैं। इमारत के मलबे में कई लोग फंसे। एक बच्चे को अभी जिंदा निकाला गया है, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है। मिकोलेव में सैन्य अड्डे पर रूस ने रॉकेट फायर किए हैं। यानी रूस एक तरीके से कमर तोड़ देना चाहता है डिफेंस की, यूक्रेन के डिफेंस की कमर पूरी तरीके से तोड़ देना चाहता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव में रूसी सेना की बमबारी जारी है। कीव के रिहायशी इलाकों में सेना का हमला। मारियुपोल की बात करें साउथ यूक्रेन की, तो वहां भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है इस वक्त। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, अब तक की बातचीत से ये तो मुझे समझ में आने लगा कि रूस की मंशा ये कतई नहीं है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करे, फिर यूक्रेन के हर इलाके में, हर बड़े शहर को घेर कर तबाह करने की जो रणनीति है, उससे आप क्या समझते हैं? कीव के चारों ओर इस वक्त रूसी सेना खड़ी है, वो बस फायर कर रही है, तबाह कर रही है, इमारतें गिरा रही है, इंस्टॉलेशंस तोड़ रही है। वही मारियुपोल में है, वही सुमी में है, वही चेर्निहिव में है, वही खार्किव में है, वही फ्रैंकस्वा इवानेस में, हर कहीं यही सब हो रहा है। लेकिन इससे आगे बढ़ता कुछ नहीं दिख रहा। संदेश क्या निकल रहा है इससे? इससे 2-3 बातें एक पॉइंट में क्लियर करता हूं मैं। पहली बात जो हो सकती है, जो आपने जैसे कि बोला कि हो सकता है कि रूस का इरादा ही ना हो कि वो आके कीव पे कब्जा जमाए। हो सकता है कोई किसी की रणनीति, किसी का दिमाग के, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है या युद्ध में क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है माहौल, तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। एक वजह वो हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कि रूस की आर्मी घुस तो गई अंदर, लेकिन अब वो एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे। चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं पता है, घुसने का पता था। जी हाँ, देखिए आप अगर एक टैक्टफुली देखें, मैं एक टैक्टफुली मिलिट्री तरीके से और एक सिविल तरीके से मिक्स करके समझाऊंगा, ताकि हर एक को मेरी ये बात समझ में आ जाए। देखिए, आप बाहर जाते हैं घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट, आप प्लानिंग करेंगे, मैप नक्शा निकालेंगे, अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग करेंगे, होटल आइटिनरी बनाएंगे। आप विदेश जा रहे हैं फ्रेंडली कंट्री में, यहां पे आप दुश्मन के क्षेत्र में जा रहे हैं लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, आपको एडम बैकअप लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, वो तो तय है। अब आप कितना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि राशन पानी तेल हो गया, ठीक है, आप ये भी लेके आप दुश्मन की टेरिटरी में घुसेंगे। अब ये है कि आप जो सामने वाली गाड़ी होगी, लीडर होगा, जो टैंक होगा, आप उसको फॉलो कर रहे हो, नेविगेट भी करना होगा वहां पे। अब आप एक ऐसे क्षेत्र में चले जाओगे, आपको मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमारे फौजी, हमारे जाबाज फौजी दुश्मन के इलाके में गए थे, उनके पास लिमिटेड टाइम था, जो कार्रवाई करनी है करके फटाफट कार्रवाई करे और लौट के आए वापस घर पे, है ना। आप दुश्मन के क्षेत्र में जब घुसते हो, वो खतरे से खाली नहीं है, पहली बात तो ये है। अब वो खतरा दोनों तरफ से होता है, खून खराबा दोनों तरफ से होता है, और जान दोनों की जाती है, और यहाँ पे परिवार वाले सफर करते हैं। और इसमें बात केवल ये है कि जी हाँ, मैं मानता हूं कुछ एक देश ऐसे जैसे तुर्की हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस एक तरीके से हो गया, हिंदुस्तान ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई शांति की। अब ये शांति कैसे होगी? आप जब ऐसी जगह पे फंस जाओगे जहां आगे जाना मुमकिन नामुमकिन है, पीछे जाना भी मुमकिन है, आगे खाई पीछे कुआं, अगर आप उस स्थिति पे आ गए तो क्या करेंगे आप? वो फ्रस्ट्रेशन सेटअप होगी, आप तितर बितर यहां वहां फायर करोगे। और दूसरी बात है, अगर यूक्रेन के जो यहाँ पे सिविलियंस के पास हथियार आ गए हैं, अगर वो अस्पताल में, स्कूलों में छुपेंगे, तो आप जाहिर सी बात है अपने आप को डिफेंड करना ही होगा। उनको कोई, मगर मैं ये नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनके एक्शन, गलत बात है। पहली बात तो ये है, ये उसूल है कि एग्रेसर ऑलवेज रॉन्ग। एग्रेस करना, आप और मेरी बहस हो रही है, मेरे पास पिस्तौल है, आपके पास पिस्तौल नहीं है, मैं पिस्तौल निकाल के आपको शूट कर दिया, ये तो गलत बात होगी ना, सरासर गलत बात हो गई। दूसरी बात है कि अब जब तक ये समझेंगे नहीं
इसे केवल बर्बादी, तबाही, जंग में वैसे भी मेजर शाह रूल्स कौन से माने जाते हैं? जंग तो उसी तरीके से चलती है। मेजर जनरल कोचर, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि रूसी सेना एस्केप रूट को भूल गई इंटर करने से पहले, और वो एस्केप रूट ना होने की वजह से अब वो फैसले भी उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, लिहाजा हर कहीं तबाही, हर कहीं फायर तब तक करते रहो जब तक आप वहां जगह तबाह ना कर दो? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इस सोच से। एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ रशियन आर्मी यहाँ पे उतरी, और केव में वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो अपनी कैजुअलिटीज नहीं चाहती। तो अभी जो लड़ाई होगी, बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी, उसमें अगर आप कोई भी कैंपेन अगर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्टअप एरिया में कैजुअलिटीज। मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। जैसा आप लोग बात कह रहे थे अभी तक, जो एयर सुप्रीमेसी है वो रूस रख रहा है। रूस देखिए किस तरीके से ये लुहांस्क इलाके में फायरिंग रूस की तरफ से हो रही है। एयर सुप्रीमेसी तो दिख रही है रूस की, हवा पर रूस का कब्जा है, लिहाजा रूस इसी तरीके से टारगेट चुन चुन कर वहां पर तबाह कर रहा है, और सेलेक्टिव तरीके से एक के बाद एक ये फाइटर हेलीकॉप्टर्स, हेलीज आ रहे हैं और फायर करके निकलते चले जा रहे हैं। ये तस्वीर भी देखिए, दूसरा फॉलो करता हुआ है और इसके बाद इसने भी फायर किया और निकला, क्योंकि जहां से ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है वहां से एयर सुप्रीमेसी का सहारा लिया जा रहा है। मेजर जनरल कोचर, आप एलेबोरेट करें अपने जवाब को। देखिए, रशिया के पास पूरी एयर सुपरियॉरिटी, आप जैसे आपके इमेजेस देख रहे हैं, उनके हवाई जहाज, उनके मिसाइल्स कहीं पर भी टारगेट कर रहे हैं। और ये अभी जो टॉक्स होने वाली हैं, इसका एक ड्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका है जिसमें 15 पॉइंट्स और 5 मेजर पॉइंट्स हैं, जिसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर सहमति हो चुकी है दोनों देशों में। यूक्रेन ने एग्री कर लिया है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करेंगे, डोनबास को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। प्रॉब्लम आ रही है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन मान ले कि वो डीमिलिटराइज रहेंगे। वो यूक्रेन को एग्री नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहे सिक्योरिटी को बरकरार कर सके। जी, मैं जरा कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बड़ी देर से मेरे दिमाग में आ रहा था, और ये सवाल आप अगर आपको ठीक ना लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन लगातार रशिया गोलाबारी कर रहा है, तबाह करके रख दिया है, सैंक्शंस लग गए हैं रशिया के ऊपर, रशिया अब कहीं से कुछ चीज ले नहीं सकता। इतना गोला बारूद कितना है रशिया के पास बैकअप कि वो लगातार लगाता ही चला जा रहा है, लड़ाई लड़ता ही चला जा रहा है। देयर हैज टू बी लिमिट, एक लिमिट तो होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंट्री जब एग्रेसर के तौर पर जाता है तो वो अपने घर को पहले जरूर चेक कर लेता है कि मेरे पास इकोनॉमी सपोर्ट करने को है या नहीं है, वर्ल्ड सैंक्शंस कैसे आएंगे, मेरे पास कितना WWR वॉर वेस्टेज रेट जो है वो मेरे पास कितना है। अगर मेरे जैसा, भारत जैसा, जिसको के कहने के लिए लोग कह देते हैं कि छोटा कंट्री है, अगर हम 30 से 45 दिन के WWR पर काम करते हैं, वॉर वेस्टेज पर, आप सोच सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री रशिया, उसके पास गोला बारूद की इमीडिएट कोई कमी होने का कोई चांस है जी। ये अगर मैं जैसा कह रहा हूं कि चलिए लोगों ने सोचा था 2-3 दिन, वो 2-3 दिन का मतलब 2-3 दिन मत पकड़िए, शॉर्ट वॉर हो, ये जरूर माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। मे भी 10 दिन अप डाउन, 2, 4, 5 दिन, 10 से 15 दिन। क्यों? क्योंकि तब तक आपका वर्ल्ड प्रेशर आ जाएगा, एग्रीमेंट्स आ जाएंगे, म्यूचुअल नेगोशिएशन आ जाएगा, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज भी आ जाएंगे, और ऐसा समझा जाता है कि आप वॉर को रोक पाएंगे। बट रशिया ने अगर अटैक किया है तो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर अटैक किया है तो उसने अपनी जेब जरूर टटोली होगी जी, पता होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। सो इतनी जल्दी रशिया के लिए घबराने की कोई बात नहीं होगी। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। आपके कहने का मतलब यही है, रशिया ने सारा का सारा होमवर्क पहले ही कर लिया था और वो अपनी तैयारी के साथ गया है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो पूरी तैयारी के साथ गया है, प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं। जैसा अभी प्रमोद सर ने एक सवाल पूछा था, मैं उसको भी जरा क्लियर मेरे पास वालों ने पैराट्रूपर्स कैसे लैंड कर दिए जी।
लेकिन सवाल ये भी है, प्रमोद पावा साहब ने जो उठाया था कि अगर एयर स्ट्रिप्स पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं तो यूक्रेन कैसे पैराट्रूपर भेज रहा है? देखिए, जरूरी नहीं है कि पैराट्रूपर्स जो हैं जो रशिया है, अगर उसने एक फेवरेबल एयर सिचुएशन भी बना ली जी तो सर ये 24 घंटे के सारे मिनट सारे सेकंड्स के लिए नहीं होती है जी, और पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर नहीं होती है। मतलब मेरे पास अब समय कम है सर। मैं दोनों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से चर्चाओं के बाद। एक उम्मीद तो ये कि शायद सारी चीजें अब कार्ड्स पर हैं, अब किसी भी वक्त ये हो सकता है कि समझौता हो जाए और चीजें खत्म हो जाएं। लेकिन एक बात और कि जहां 2-3 दिन से 24 दिन हो चुके हैं। 30 सेकंड के लिए जी मेजर शाह 10 सेकंड। फरमाया कि बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, और रूस तैयारी की तरह है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और वो सालों से तैयारी करता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि रूस के 4 मेजर जनरल शहीद हो गए हैं, और ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं मानता हूं कि कैजुअलिटी फिगर्स एग्जैजरेट हो रहे हैं, इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहे हैं, और इस बात को मैं जोड़ सकता हूं, मेरे पास अब समय कम है, इस बात को मैं जोड़ सकता हूं कि अभी तक आपका ही कहना था कि वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस चीजें सामने आ रही हैं। जब रशियन मीडिया से चीजें निकलेंगी तब शायद कहीं हकीकत होगा, और वो शायद समझौते के बाद हो। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत माफी के साथ, खेत के साथ आप सब लोगों से विदा चाहूंगा। आप सब लोग मेरे साथ शामिल हुए, हमारे दर्शकों को वो जानकारियां दी जो वाकई इस युद्ध से जुड़ी हुई जानकारियां जायज और एकदम सही जानकारियां रही हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।